नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास लेने में कभी कभी देर हो जाती है। अब ऐसा है कि जो हम खोजते हैं और चाहते हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए, उनको थोड़ा सा खोजना पड़ता है और खोज भी ले तो उसे थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसीलिए बीच बीच में अगर कोई देर हो जाए तो ये मत समझिएगा कि क्लास नहीं होगी। बहरहाल देर नहीं करते हैं और आज बात करते हैं हम, जैसा कि हमने कहा था कि हिंदी के जितने भी पत्र हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं और ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया या एक महत्वपूर्ण योगदान है उनका, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण की जानकारी। हमारा संदर्भ ये है और इस किताब को आप पढ़िए। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की किताब है ये। चलिए बात शुरू करते हैं। श्याम सुंदर सेन संपादक थे और ये जो दैनिक पत्र था वो बड़ा बाजार कोलकाता से 1854 में प्रकाशित हुआ था। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी उनका अनुमान है, जैसा कि लेखक ने लिखा है। कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, इसके प्रेस के मालिक बाबू महेंद्र नाथ सेन थे। संभवतः दोनों भाई थे और व्यवस्थापक भी महेंद्र बाबू ही थे। उपलब्ध सामग्री में ऐसी कहीं कोई विज्ञप्ति नहीं है जिसके आधार पर इस संबंध में कुछ प्रामाणिक कहा जा सके। प्रकाशन संबंधी केवल इतनी ही सूचना है और गौर कीजिएगा कि यह जो भाषा है वो तब की भाषा है जब खड़ी बोली का जो मानक स्वरूप है वो विकसित नहीं हो पाया था। तो निश्चित रूप से उसी तरह की भाषा आपको दिखेगी जो ब्रज मिश्रित हिंदी जिसे कहते हैं। तो यही भाषा समाचार सुधावर्षण की है। तो इसमें जो लिखा गया है प्रकाशन संबंधी जो सूचना है उसके बारे में, यह समाचार सुधावर्षण, यह नहीं यह समाचार सुधावर्षण पत्रिका रविवार को छोड़कर हर रोज प्रकाश होती है। इस पत्रिका लेने वाले लोग एक बरिस की सही पहले लिख देंगे तो पत्रिका मिलेगी। इसका दाम 1 रुपया। उस जमाने में 1 रुपया बहुत होता है कि नहीं। इसके संपादक का नाम विज्ञप्त है श्याम सुंदर सेन। विज्ञप्त तथ्यों पर जब पंडित लोग अनुमान लगाने लगते हैं तभी गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। पत्र दैनिक ही था, लेकिन एक बंगाली विद्वान इसको साप्ताहिक के रूप में गिनते हैं। द्विभाषी पत्र था ये। आरंभिक 2 पृष्ठ हिंदी में रहते थे और शेष 2 बांग्ला में। पहले पृष्ठ पर प्राय सुप्रीम कोर्ट का विज्ञापन शरीफ सेल रहता था। व्यापारिक, जहाजी तथा देशी समाचार के साथ ही चमत्कारी सूचनाएं भी होती थीं। यानी समझ जाइए कि उस समय जो चमत्कारिक घटनाएं होती थीं उन पर यह पत्र विश्वास किया करता था या ऐसे लोगों की सूचनाओं को वो जगह दिया करता था। कहने का मतलब ये है कि आज भी आप अखबारों में जो तंत्र मंत्र ज्योतिष ये सब देखते हैं, तो ये एक सुदीर्घ परंपरा है जो कि हिंदी पत्रकारिता में चली आ रही है। इसे हमेशा से जगह मिली है और ये अच्छी बात है कि सरकार को चेताने के लिए भी यह पत्र सजग रहता था। और सांड ताल यानी हमारी समझ से यह संथाल होगा, उनके उपद्रवों की चर्चा भी इस अखबार में हमेशा होती रहती थी।
1862 साल तारीख 3 भाद्र शनिवार इंग्रेजी 18 अगस्त श्रावण सुदी 5 के अंक के दूसरे पृष्ठ पर अयोध्या जी में युद्ध का समाचार छपा है। इस समाचार के कई तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। समाचार से हम पूरा समाचार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक पंक्ति आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। अयोध्या जी में बड़ा युद्ध उपजा है। इस युद्ध का कारण यही है कि अयोध्यापुरी के श्री हनुमानगढ़ी के निकट एक शिवालय है, उस पर से रेल रोड की सड़क सीधी जाती है। इसलिए रेल रोड के साहबों ने हनुमानगढ़ी के महंत जी से कहा कि इस महादेव जी के उठाए के तुम लोग और जगह में रखो। इस वचन को सुनते ही महंत जी ने उत्तर दिया कि इस क्रुद्ध घट में प्राण रहने तक यह बात कभी भी नहीं होगी। अनंतर सब मिलके युद्ध करने को प्रवृत्त हुए। ये अयोध्या की जो एक घटना है, उस समय भारत में रेल का प्रसार हो रहा था और जो चीजें वहां से जा रही थी इसके बारे में है, और उस युद्ध का वर्णन इस खबर में मिलता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक और समाचार है इस पत्र में। 24 परगने के मजिस्ट्रेट साहब का समाचार। प्रजा के प्रति सरकार के कर्तव्य की चर्चा की गई है। ये पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। 24 परगना, जो कि आज का उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये तो बाद में हुआ, पहले 24 परगना ही कहा जाता था। 24 परगने के मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी लेकर पश्चिम देश के तरफ जाते थे, सो उनको राजमहल के निकट सब संपत्ति समेत लूट के चोरों ने उनको नंगा करके सजीव छोड़ दिया है। हम लोगों के अंदाज में आता है कि ये लोग चोर नहीं थे, ये लोग साउताल नामक अत्याचारी राज्य विद्रोही पहाड़ियों ने ही मजिस्ट्रेट साहब की ऐसी दुर्दशा की है। गौर कीजिए कि यहाँ पे संथाल विद्रोह की बात की जा रही है। इतना सेना दल राजमहल, भागलपुर और सूरी के तरफ जाके रहा है, सो क्या खाली साउतालों को नमस्कार करने के लिए गया है? जब मजिस्ट्रेट को ऐसा क्लेश भया है, तब औरों का क्या क्या हवाल नहीं भया होगा। हम लोग के समझ में आता है कि क्या गवर्नमेंट खाली भर्ड दिखाते हैं कि बहुत सा सेना दल साउतालों को दमन करने के लिए भेजा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संथाल अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, मुझे नहीं पता कि किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, पर इन पंक्तियों से मैं सहमत नहीं हो पा रही हूं। ये उस दौर के पत्र की भाषा है कि वे संथालों को अत्याचारी बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि संथालों के अत्याचार से सामान्य प्रजा की शांति भंग हो गई थी। उनके हिंसा परक उपद्रव से लोगों में आतंक फैल गया था। देशवासियों की रक्षा के लिए सरकारी सहाय की याचना की जाती थी और इस संबंध में पत्र भी प्रकाशित हो जाते थे। और कहने की जरूरत नहीं है कि इन संथानों का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाए, लेकिन आतंक तो था उनका।
अब हम बात जब करेंगे चमत्कारी सूचनाओं की, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक समाचार है यहाँ पे, आश्चर्य जन्म का शीर्षक इसे दिया गया है इस टिप्पणी को। ऐसा ही एक अपूर्व पुत्र 8 बरिस की कुमारी के उदर से बिना पुरुष के प्रसंग से साउताल नामक पहाड़ियों के कुल में जन्मा है, कहिए सुनने में आया है। और उस पुत्री के जन्मते ही गगन से आकाशवाणी भई कि इस पुत्र को तुम लोग सिंहासन पर बैठा के अपना राजा बनाओ और इस पुत्र की आज्ञा से राज्याधिकार करो। यह पुत्र मनुष्य नहीं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमेश्वर ने कुमारी के पेट में जन्म ग्रहण किया है। इस गगन गिरा को सुनते ही साउताल नामक पहाड़ी लोग सब एकदम मदोन्मत्त होके अपने जात वालों को बुलाए, इस संवाद को सुनाए। सबके सब दलबंद कर राजा के विरुद्ध में उस प्रजा की आज्ञा से अस्वादिक लेकर युद्ध करने को प्रवृत्त भय हैं। अब देखिए, ये बच्चा एक धरती पर आया। आप कहते हैं कि पिता नहीं है या सीधे वो स्वर्ग से आया है। ये भी तो हो सकता है कि वो बच्ची शोषण का शिकार रही हो। समझने वाली बात है कि आखिर, और एक बात यही है कि संथालों को आज भले ही हम इसे विद्रोह की संज्ञा देते हैं या इसे एक अच्छे रूप में देखा जाता है, लेकिन तब संथालों के प्रति सहानुभूति नहीं थी, जैसा कि इस समाचार पत्र की इन टिप्पणियों को पढ़कर पता चलता है। संथालों का स्वभाव विद्रोही था और अविश्वास भी था उनमें, क्योंकि अशिक्षा थी। आज भी आप अगर नागालैंड या झारखंड या इस तरह के जो भी इलाके हैं जहाँ पे वनवासी जो है उनका प्राचुर्य है, तो उनकी अपनी एक दुनिया है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बंगाल में भी जो पुरुलिया वाले जो इलाके हैं उसमें इस तरह के लोग रहते हैं और वहाँ जो सामान्य जनता है वहाँ जाने से डरती है। खैर, समाचार सुधा वर्षन में जातीय स्वाभिमान का स्वर भी उपजा है। दिल्ली शहर में, दिल्ली शीर्षक एक संपादकीय की टिप्पणी प्रकाशित हुई है। दिल्ली शहर में एक हलाल खोरीन ने हलाली की रोटी छोड़ के, इसमें गाली गलौज का उल्लेख है, जो कि मुझे लगता है कि समाचार पत्र का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन है। मैं इसे आगे बढ़ती हूँ, इन शब्दों का उल्लेख नहीं करूंगी। कसबी का पेशा उठाए लिया और वह थी रूपवती, इसलिए गोरे चमड़े वाला साहब उस हलाल खोरीन पर आशिक होकर उसको अपने घर में डाल लिया। बदनामियों का टोकरा सिर पर उठा के दिल लगाना जो है सो झक मारना, और आगे डैश 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 है। जो भी हो, ये इस समाचार पत्र की भाषा और ये जो समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षन, बहुत भ्रमित करने वाला है। आखिर इस पत्र की मानसिकता क्या थी, आखिर ये कहना क्या चाहता था। ये सही है कि हिंदी का प्रथम दैनिक होने का जो श्रेय है वो इसे जाता ही है, लेकिन अगर हम वैचारिक तौर पर देखें तो बहुत कुछ हमें इस पत्र से नहीं मिल पाता। और एक चीज हुई कि समाचार सुधा वर्षन जो है वो सुधार आंदोलन का समर्थक नहीं था, जो कि नवजागरण काल का दौर था, और खुद बंगाल में ही बहुत सारे ऐसे मनीषी थे जो समाज को, हिंदू समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उस दिशा में इस समाचार पत्र का कोई बहुत ज्यादा योगदान हो या ये बहुत ज्यादा समर्थक रहा हो, ऐसा दिखता नहीं है। वो पुरानी रीति नीति और आचार विचार को ही मानने वाला पत्र था। तो
राधाकांत देव थे जो थे उस समय, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया, सुधार आंदोलनों का विरोध किया। और विद्यासागर ही थे जिन्होंने हस्ताक्षर सहित जो आवेदन पत्र है सरकार को दिया, वो जीते भी। आज उन्हीं के कारण है कि हिंदू समाज आगे बढ़ा है, थोड़ा प्रगतिशील बना है। लेकिन समाचार सुधावर्षण ने विधवा विवाह विषय एक टिप्पणी वहां प्रकाशित हुई थी और उसमें विधवा विवाह का विरोध किया गया। क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। बांग्लादेश में विधवा का विवाह के लिए कॉलेज के पंडितवर श्रीयुक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नाना प्रकार के छोटे छोटे ग्रंथ और प्रमाण रचना कर बंगालियों के सभा में प्रकाश किए और बंगालियों को बड़ा प्रिय बोध भया। अंग्रेज लोगों को इतना प्रिय नहीं। यह क्या आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेशी मनुष्यों में विद्या का बड़ा प्रचार है, परंतु धर्माधर्म कुछ भी विचार नहीं करते। क्या महामाया का प्रभाव है? क्योंकि कुमारी का विवाह सर्वशास्त्र में लिखा है, लेकिन विधवा का विवाह काई शास्त्र वेद में लिखा नहीं और सुनने में भी आया नहीं है। केवल इसी देश में, इसी देश के पंडितों के मुख से सुनने में आता है और कोई देश में नाम मात्र चर्चा भी होती नहीं। क्या आश्चर्य की बात है, पंडित क्या और देश में होते नहीं या विधवा होती नहीं जो इसका विधवा विवाह का विधि विचारे, मगर इसी देश के आदमियों का विचार है, शास्त्र का विचार नहीं। क्योंकि श्री काशी में महामहोपाध्याय श्री काकाराम पंडित जी के घर में भी युवती विधवा बैठी है। वे क्या निर्दयी अविचारी है कि विधवा का विवाह नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि अगर नवजागरण के दौर से इस समाचार पत्र को देखने का प्रयास किया जाए तो हमें बड़ी निराशा हाथ लगती है। खैर, ये समय ही वैसा था कि समाज को समझने में, आगे बढ़ने में समय लगा। लेकिन अगर हम हिंदी पत्रकारिता के तकनीकी विकास से जोड़कर देखें तो इस पत्र का एक उल्लेखनीय योगदान है। हालांकि वैचारिक धरातल पर यह जो समाचार पत्र है बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन जब बात हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की होगी तो प्रथम हिंदी दैनिक के रूप में समाचार सुधावर्षण और श्याम सुंदर सेन हमेशा याद किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये समाचार सुधावर्षण की जो कहानी थी, जो हिंदी का प्रथम दैनिक है, 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ऐसे ही बहुत से समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। हम आगे और भी इन चीजों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए अनुमति, अगली बार कक्षा में फिर से आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। तब तक के लिए पढ़िए और अगर कोई जानकारी आपके पास है तो हमसे साझा कीजिए। नमस्कार।